नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का एक जटिल टॉपिक संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक व्यवस्था को आसान भाषा में समझते हैं। अब समझिएगा, यहां पर कुछ चीज बता रहे हैं, यहां पर पूरा दिमाग को ओपन रखिएगा। अगर यहां पर आप दिमाग को ओपन नहीं रखे तो यह चीज समझ में नहीं आएगा और परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलती करके आइएगा। ठीक है, पूरा विश्वास है हमको, तो हम चाहते हैं कि आप गलती करके ना आए। देखिए, आपको मान लिया जाए कि भारत के भीतर एक सरकार है, भारत सरकार या केंद्र सरकार, राज्य के भीतर एक सरकार है, राज्य के भीतर एक सरकार है, राज्य सरकार, या जो राज्य है वो राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। देखिए, सब चीज का बंटवारा, सब चीज संविधान में ही है। संविधान में हर चीज है। भारत को लेकर के भारत के संविधान में हर प्रकार की बातें हैं, अमेरिका को लेकर अमेरिका के संविधान में हर प्रकार की बातें हैं। एक ओवरऑल कंसेप्ट यह कहता है कि संविधान किसी भी देश में शासन प्रशासन चलाने को लेकर पिता के रोल में होता, पिता गार्जियन के रोल में होता, गार्जियन के रोल में होता है। तो जो संविधान होता है वो किसी भी देश का संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो, वह पिता के रोल में होता है। गार्जियन, पिता मतलब गार्जियन के रोल में होता है। और जो संविधान रूपी पिता है, संविधान रूपी पिता के वैश्विक स्तर पर लगभग विश्व के सभी देशों में आपको यह देखने को मिलेगा कि संविधान रूपी पिता के दो संतान होते हैं। संविधान रूपी पिता के दो संतान होते हैं। संविधान रूपी पिता का एक संतान है केंद्र और एक संतान है राज्य। एक संतान है राज्य। अब केंद्र और राज्य से आपको थोड़ा सा स्पष्ट होता होगा कि थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस आपके अंदर बचा होगा या होगा तो आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि केंद्र राज्य, केंद्र मतलब भारत सरकार, भारत सरकार मतलब मोदी जी, राज्य मतलब बिहार सरकार नीतीश जी, या राज्य मतलब बंगाल सरकार ममता बनर्जी, राज्य मतलब राजस्थान सरकार यानी अशोक गहलोत। तो अब यहां पे थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा आपको कि केंद्र बड़ा होगा या राज्य बड़ा होगा। मोदी जी बड़े हैं या नीतीश जी बड़े? मोदी जी बड़े हैं। मोदी जी बड़े हैं क्योंकि मोदी जी का शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात, लगभग सब जगह मोदी जी का शासन है। और नीतीश जी तो एगो बिहार में है, ठीक है, बिहार में छोटा सा एरिया में 94,163 वर्ग किलोमीटर में नीतीश जी हैं, और मोदी जी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। समझ गए? तो स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र सरकार बड़ा है, राज्य सरकार छोटा है। तो संविधान रूपी पिता के जो दो संतान है, केंद्र और राज्य, इसमें केंद्र बड़ा संतान है और राज्य छोटा संतान है। केंद्र बड़ा संतान है और राज्य छोटा संतान है। अब आप अपने सामाजिक स्तर पर चीजों को देखिएगा, आप अपने सामाजिक स्तर पर, समझिए, सामाजिक स्तर पर चीजों को देखिएगा। देखिए, समाज में आप देखते होंगे कि कोई पिता ऐसे होते हैं जो अपने संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा बराबर मात्रा में कर देते हैं, बराबर मात्रा में कर देते हैं। अगर पिताजी के पास 100 करोड़ है तो 50 करोड़ बड़ा संतान को, 50 करोड़ छोटा संतान को। लेकिन अगर मान लिया जाए, आप अपने समाज में यह भी देखते होंगे कि कभी कताल जो पिताजी होते हैं, पिताजी का झुकाव कभी कताल बड़े संतान की ओर ज्यादा होता है और कभी कताल पिताजी का झुकाव छोटे संतान की ओर ज्यादा होता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके समाज में नहीं होता? हम जिस समाज में रहते हैं वहां तो हम देखें, पता नहीं आप किस समाज में रहते हैं। आप भी हमारे ही समाज में रहते हैं तो आप भी देखते होंगे। देखिए, झुकाव किसी की ओर ज्यादा हो जाना, किसी की ओर कम होना, इसका कारण क्या है? पिताजी हैं,
आप सेवा कीजिएगा, पिताजी आपके तरफ झुकेंगे, छोटका सेवा करेगा, पिताजी उसके तरफ झुकेगा, स्वाभाविक सी बात है। जो सेवा करता है उसके और गार्जियन का झुकाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और गार्जियन यह चाहता है कि ना, ये तो मेरा सेवा कर रहा है, इसको थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं। और जो नहीं सेवा करता है उसको सोचता है कि इसको थोड़ा सा कम में देंगे तो क्या होगा। लेकिन गार्जियन के मन में यह कभी नहीं होता है कि एकदम छोटका को देबे नहीं करे या बड़का को देबे नहीं करे, ऐसा गार्जियन के मन में कभी नहीं हो सकता है। यानी गार्जियन आपके साथ दगाबाजी कभी नहीं कर सकता है, बस थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है। यह हम देखे हैं, सामान्य तौर पर यही चीज है। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, जो बात हम बोल रहे हैं आप अपने स्तर पर समझ पा रहे हैं। आए जैसे कि मान लीजिए यहां पे बहुत सारी शादीशुदा सब है, ठीक है। मान लिया जाए कि दूगो होंगे घर में, दूगो होंगे घर में, मतलब आपके हस्बैंड, दो भाई होंगे, आप होंगे और आपकी गोतनी होगी। हाँ गोतनी होगी, हाँ गोतनी, सही बात है। तो अगर आप सेवा कीजिएगा सास ससुर का, तो सास ससुर का झुकाव आपकी ओर होगा, या फिर आपकी गोतनी करेगी तो सास ससुर का झुकाव उसके ओर हो जाएगा। समझे? ऐसा होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, 100% होगा। तो ये बात समझ में आ गया है ना वो? अच्छा, तो कभी काल पिताजी अपने संपत्ति का बंटवारा बराबर मात्रा में कर देते हैं, कभी कताल बड़े संतान को ज्यादा दे देते हैं, कभी कताल छोटे संतान को ज्यादा दे देते हैं। तीनों स्थिति समझ में आ रहा है? आए आ रहा है। तीनों स्थिति हो सकता है कि नहीं हो सकता? आए हो सकता है ना? हो, ये बात स्पष्ट है ना? अगर ये बात स्पष्ट है तो आगे का हर चीज आपका स्पष्ट हो जाएगा। समझे? ये चीज जल्दी क्लियर नहीं होता है, लेकिन अगर इस बात को आप अपने दिमाग में रख लिए तो बहुत बढ़िया से आप समझ जाइएगा। क्या बहुत बढ़िया से समझ जाइएगा? परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक। परिसंघात्मक कॉन्फेडरेशन, संघात्मक फेडरल, और एकात्मक यूनिटरी। समझिए, यूनिटरी। इस बात को आप आसानी से समझ जाइएगा, यही चीज हम समझाने जा रहे हैं। और यहां पर इस बात को समझाने का उद्देश्य क्या है? यहां पर इस बात को समझाने का उद्देश्य यह है कि हमने इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पहला लाइन आपको बताया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या सर्वोच्च है? संविधान। संविधान सर्वोच्च है, संविधान। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली की कई विशेषताएं होती है। संघात्मक शासन प्रणाली होने के लिए लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। संघात्मक शासन प्रणाली होने के लिए लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, तो कहीं ना कहीं भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होगा। तो संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, इस बात को समझाना है हमें, ठीक है? तो अब देखिएगा, केंद्र और राज्य। देखिए, एक होता है आपको संघात्मक, संघात्मक यानी फेडरल, फेडरल सिस्टम। एक होता है एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम, और एक होता है परिसंघात्मक यानी कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, देखिए, ये जो शासन प्रणाली है, संघात्मक, एकात्मक, परिसंघात्मक, संविधान रूपी पिता के जो दो संतान केंद्र और राज्य है, केंद्र और राज्य है, बड़ा संतान केंद्र, छोटा संतान राज्य, इस दोनों के संबंध के आधार पर, केंद्र और राज्य, इन दोनों के संबंध के आधार पर, इन दोनों के संबंध के आधार पर वैश्विक स्तर पर शासन प्रणाली को तीन भाग में बांटा गया है।
संघात्मक, एकात्मक, परिसंघात्मक। परिसंघात्मक संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? अगर हम संघात्मक शासन प्रणाली को देखें तो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति का बंटवारा बराबर मात्रा में होता है, बराबर मात्रा में होता है। अगर संविधान रूपी पिता के पास 100 करोड़ संपत्ति है तो उसमें 50 करोड़ केंद्र, 50 करोड़ राज्य को अगर दे दिया जाता, बराबर मात्रा में संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला प्रावधान है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला प्रावधान है। और पिताजी के संपत्ति में अगर मान लिया जाए बंटवारा हो गया, 2 भाई है, 50% 50%। अब बड़का भाई 50% लेकर उसमें कुछ करे और छोटका भाई 50% लेकर कुछ करे, तो समाज में देखते होंगे जब बंटवारा हो जाता है तो बड़का भाई को छोटका भाई से मतलब होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। बड़का भाई अपना टमाटर उगा रहा है, अपना खेत में टमाटरे उगाएगा, और छोटका मूली उगा रहा है, मूलिये उगाएगा। कोई एक दूसरे को कहता थोड़े है। बंटवारे के समय तो खूब झगड़ा होता है, और ऐसा झगड़ा होता है जो बचपन से लेकर आज तक के पूरे भाई भाई के संबंध को खत्म करके रख देता है। और वो संबंध मरने तक तो खत्म नहीं होता है, मरने के बाद भले खत्म हो जाए। यही हमारे समाज की सच्चाई है। सामान्य तौर पर 99% केस में, 1% तो एक्सेप्शनल है, उसमें तो भाई भाई काफी मिलजुल करके काफी अच्छे से रहते। 1% केस में 99% वही बात है जो हम बोल रहे हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली में जब संपत्ति का बंटवारा पिताजी कर देते हैं तो अपना बड़का भाई अपने संपत्ति में खेत यानी घोड़े में मूली उगा ले, उससे छोटका को कोई मतलब नहीं होता है। और छोटका अपना घड़े में चावल उगा ले, धान उगा ले, कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने स्थान पर सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने स्थान पर सर्वोच्च है। छोटका भाई अपने स्थान पर सर्वोच्च है, बड़का भाई अपने स्थान पर सर्वोच्च है। जो मन होगा हम वही करेंगे। तो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र को जो शक्ति होता है उस शक्ति में वह सर्वशक्तिमान होता है। वहां पर वो कुछ भी कर सकता है। और राज्य को जो शक्ति मिलता है उस क्षेत्र में वो कुछ भी कर सकता है। मतलब दोनों अपने अपने स्थान पर सर्वशक्तिमान होता है। दोनों अपने अपने स्थान पर सर्वशक्तिमान होता है और दोनों एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब मान लिया जाए कि बड़ा भाई छोटा भाई है। बड़ा भाई की पत्नी बोली कि इस जमीन में जो है ना मकई उपजाइए, और छोटा भाई की पत्नी बोली वहीं पर बगल में इस जमीन में जो है ना आप सरसों उगा दीजिए। पत्नी के बात पर तो लोग नाचता है। तब बड़का भाई कितनों समझाएगा कि नहीं हम मकई उगा रहे हैं, तुम भी मकई ही उगाओ, तो मानेगा? नहीं मानेगा। कहेगा मेरा है, हम सरसों उगाएंगे, आपको उससे क्या मतलब है। तो ये चीज होता है, समझिएगा। ऐसा ही बात है संघात्मक शासन प्रणाली में। आशा करते हैं इतना लेक्चर के बाद समझ में आया हो। तो यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अपना अपना अस्तित्व होता है। दोनों अपने अपने स्थान पर सर्वशक्तिमान होता है। सर्वशक्तिमान होता है। यहां पर कोई एक दूसरे से कम नहीं होता, भले छोटा हो या बड़ा हो। चलिए, भले छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान होता। बात क्लियर? तो ये चीज है। तो यहां पर ना तो केंद्र का कभी विनाश होता है और ना ही राज्य का कभी विनाश होता है। कभी भी
किसी भी सिचुएशन में ना केंद्र का विनाश हो सकता है ना राज्य का विनाश हो सकता है। किसी का विनाश किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता है संघात्मक शासन प्रणाली में। यही कारण है कि संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। मतलब विनाश, विनाश का मतलब समझते हैं? विनाश मतलब समाप्त हो जाना। विनाश मतलब क्या? समाप्त हो जाना। विनाश मतलब समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। और अविनाश मतलब समाप्त नहीं होना, समाप्त नहीं। जब पिताजी संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर मात्रा में कर दिए हैं तो दोनों के पास समान संपत्ति, दोनों का विनाश कैसे होगा? कभी नहीं होगा। और दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है तो विनाश होने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर भेदभाव होगा कम ज्यादा तब विनाश हो सकता है। भेदभाव होगा कम ज्यादा होगा तब विनाश हो सकता है, ऐसे विनाश नहीं हो सकता है। तो यहां पर न कभी केंद्र का विनाश होता है, न कभी राज्य का विनाश होता है। दोनों अपने अपने स्थान पर सर्वशक्तिमान है। यही कारण है कि इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, मतलब ना केंद्र का विनाश हो सकता है ना राज्य का विनाश हो सकता है। इसके बाद आगे आप समझिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों का सबसे बेहतर उदाहरण कौन सा देश है? तो संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों का सबसे बेहतर उदाहरण है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ये सब देश संघात्मक शासन प्रणाली वाली देशों के उदाहरण में आते हैं। और इन देशों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त होता है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों सर्वशक्तिमान है, अपने अपने क्षेत्र में दोनों सर्वशक्तिमान है। और संघात्मक शासन प्रणाली होने के लिए, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होने के लिए कुछ विशेषता होना आवश्यक है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। संविधान लिखित हो। आप देखिए, अमेरिका का संविधान लिखित है, जर्मनी का संविधान लिखित है, स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित है। इन सभी देशों का संविधान लिखित है। दूसरा, संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये सब गुण जिस देश में है वह संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होता है। ये सब गुण जिस देश में है वह संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होता है। और अमेरिका में ये सभी गुण मौजूद है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी सब गुण मौजूद है। भारत में भी संविधान लिखित है, भारत में भी संविधान सर्वोच्च है, भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इस आधार पर भारत संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, सब गुण मौजूद होते हुए भी ऐसा है नहीं। आगे चल करके बताएंगे भारत किस में आएगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन भारत में ये सब गुण मौजूद है। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद आगे है एकात्मक। एकात्मक एकात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो इस शासन प्रणाली में भी संविधान रूपी पिता के दो संतान है। एक केंद्र है और दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य है। इसमें होता यह है कि पिता को अपने बड़े संतान पर, पिता के दो संतान है, कभी काल नहीं हो जाता है, एगो बुधियार हो जाता है, एगो बकलोल हो जाता है। जैसे यहां पे जो लड़का सो रहे हैं वो बकलोल है, और जो जगे हुए हैं चीजों को सुन रहे हैं समझ रहे हैं वो बढ़िया है। समझ गए? चलिए, तो अब एकात्मक शासन प्रणाली में भी संविधान रूपी पिता के दो संतान है, केंद्र और राज्य। कभी काल बड़ा संतान
अच्छा होता है, कभी काल छोटा संतान अच्छा होता है। तो एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कभी काल देखते होंगे कि अगर छोटका संतान बकलोल हो जाता है तो पिताजी सब संपत्ति बड़ा संतान के नाम कर देता है, और पिताजी कह देता है कि सब चीज तो हम आपके नाम कर दिए हैं, छोटका तो बकलोले है। तो आप जो है ऐसा नहीं करना है कि मेरे जाने के बाद छोटका को छोड़ देना है ना, आप अपने तरीका से उसको भी साथ लेकर के चलिएगा और थोड़ा बहुत दे दीजिएगा उसको भी। हाँ, उसके नाम कर देंगे, वो तो बकलेल है, बुरलेल है, उसके नाम कर देंगे तू कुछ कर सकता है, तो इसलिए हम आपके नाम सब चीज कर देते हैं। लेकिन आपको ही ध्यान में रखना है, बीबी के बहकावे में नहीं आना है, वो भी आप ही का भाई है, उसको भी आप साथ ले लेकर के चलिएगा। तो एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान रूपी पिता समस्त अधिकार केंद्र को दे देता है, बड़े संतान को दे देता है, बड़े संतान को दे देता है, यानी सब अधिकार केंद्र को दे देता है, सब। इस शासन प्रणाली में सर्वशक्तिशाली केंद्र होता है, सर्वशक्तिशाली केंद्र होता है, सब चीज केंद्र के अधीन होता है। केंद्र अपने सुविधा अनुसार राज्य को कुछ अधिकार दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर केंद्र को संविधान रूपी पिता ने 100 करोड़ रुपया दिया है, अपना पूरा संपत्ति कर दिया है, तो मन होगा तो राज्य को 10 करोड़ दे देगा, और नहीं मन होगा नहीं देगा, लेकिन उसको साथ लेकर चलेगा, साथ लेकर चलेगा। अब मानवता इतना भी तो खत्म नहीं हो गया है, इतना भी अभी नहीं मानवता खत्म हुआ है। अगर पूरा का पूरा मानवता खत्म हो जाएगा तो इस संसार का विनाश हो जाएगा, समझ गए। भले पत्नी कितनों भी बहका ले, लेकिन फिर भी एक भाई के मन में आंतरिक प्यार जो होता है ना, वो हमेशा बना रहता है, समझ रहे हैं। तो इस सब चीज में आप लोग का बड़ी रोल है। तो आप लोग जो है बढ़िया से रहिएगा, समझे। देखिए एक चीज सीधा ध्यान में रखिए ना, हो देखिए आप कुछ लेके आए हैं, नहीं कुछ लेके जाइएगा, नहीं। याद क्या रह जाता? कर्म, काम, काम, आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका काम लोग याद रखता है। तो एकदम ऐसा व्यवहार, विचार, कर्म बना के रखिएगा कि उस समाज में, उस एरिया में आपका नाम आदर्श बहू के रूप में लोग ले। हाँ, फलना की बहू थी, समझ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए, तो अब देखिएगा यहां पर अब समझिएगा। तो यहां पर सब शक्ति केंद्र को होता है, और जानते हैं खास तौर पर एकात्मक शासन प्रणाली उन देशों में देखने को मिलेगा जहां का क्षेत्रफल कम हो, जहां की जनसंख्या कम हो, उन क्षेत्रों में एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। और वैसे देशों में देखने को मिलता है जहां पर केंद्र सरकार पूरे एरिया में शासन चलाने के लिए सक्षम होता है, यानी खासतौर पर छोटे देशों में यह देखने को मिलता है। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन एकात्मक शासन प्रणाली का विशेषता है, क्या विशेषता है? संविधान अलिखित होगा, जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। न्यायपालिका का कोई अस्तित्व नहीं होगा, संसदीय संप्रभुता होगी, संसदीय संप्रभुता होगी। मतलब संविधान अलिखित हो, न्यायपालिका का कोई अस्तित्व ना हो, संसद सर्वशक्तिमान हो, केंद्र सरकार के पास समस्त शक्ति हो, उसी को एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश कहा जाता है। तो अब मान लिया जाए कि बरखा भाई के नाम सब संपत्ति है, और बरखा एकदम निर्लय, निर्दयी, निर्लज, निकम्मा, बेहया हो गया, कुछ भी नहीं दिया छोटका को। तो छोटका अब बकलोल पहले ही से है बेचारा, तो उसका सब चीज समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो बचेगा हो? नहीं ना बचेगा। तो इस स्थिति में इसका विनाश होगा कि नहीं होगा? विनाश होगा। तो जो एकात्मक शासन प्रणाली है, इसे विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का मतलब इसमें राज्य का विनाश हो सकता है, राज्य का विनाश
हो सकता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन, मारेंगे मुंह में हम, इसका विनाश होगा। 100 करोड़ इसी को मिल गया, इसका विनाश होगा, ये तो और तरक्की न करेगा जी। तो कैसे इसका, कैसे ही आप बोले बिना, मुंह तोड़ देंगे हम। ठीक है, चलिए सुनिए, केंद्र को जब सब चीज मिल गया तो उसका कैसे विनाश होगा? हो उसका विनाश होगा, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो विनाशी राज्यों का, यानी इसका विनाश हो सकता है, राज्य का विनाश हो सकता है, लेकिन केंद्र का विनाश, केंद्र का विनाश नहीं होगा। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, बात क्लियर है। इसके बाद परिसंघात्मक यानी कन्फेडरेशन, यहां पर भी संविधान रूपी पिता के 2 संतान होते हैं, एक आपको केंद्र और दूसरा आपको राज्य, दूसरा आपको राज्य। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको बड़का बकलोल है, ठीक है, बड़का बकलोल है, मतलब केंद्र बकलोल है, केंद्र बुरलेल है, जो कहना है कह लीजिए। अब पिताजी को विश्वास है कि ना ई साथ लेके नहीं चलेगा दोनों को, ठीक है, और राज बुधियार है, होशियार है। तो पिताजी को लग रहा है, संविधान रूपी पिताजी को लग रहा है कि नहीं, अगर राज को हम सब चीज दे देंगे ना तो वो बड़कों को लेके चलेगा। अगर एकदम बेहया ही हो जाएगा बड़का, तभी राज उसको छोड़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि संविधान रूपी पिता अपना सब चीज राज्य को दे देता है, राज्य को दे देता है। संविधान रूपी पिता अपना सब चीज राज्य को दे देता है, राज्य को दे देता है, और कहता है कि अगर आपको लगता है कि बड़का को लेके चलना चाहिए तो आप लेके चलिए, और लगता है कि नहीं लेके चलना चाहिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आराम से बर्बाद होने दीजिए उसको, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो परिसंघात्मक शासन प्रणाली, परिसंघ, देखिए छोटे छोटे जो देश होते हैं, गौर कीजिएगा यहां पर, छोटे छोटे जो देश होते हैं, छोटे छोटे देश, खास तौर पर छोटे छोटे देश, छोटे छोटे देश खास तौर पर पड़ोसी देशों के साथ समझौता करता है और कहता है कि हम सब मिल करके एगो संघ बना लेते हैं, और संघ के अधीन कुछ शक्ति दे देंगे और कुछ अपने पास रखेंगे, मैक्सिमम शक्ति अपने पास रखेंगे, और कुछ संघ को दे देंगे, जैसे विदेश दे देंगे, संचार दे देंगे, सुरक्षा दे देंगे, ये सब संघ को दे देंगे, बाद बाकी राज्य सब अपने पास रखेगा। और परिसंघ को देखेंगे कि अगर वो सही ढंग से संचालित कर रहा है तो हम लोग उस परिसंघ में रहेंगे, और अगर सही ढंग से संचालित नहीं कर रहा है तो हम अपना अलग हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। और जब सब देश ऐसा कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है, परिसंघ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे कि 1991 से पहले, 1991 ईस्वी में रूस का विघटन हुआ है, रूस का विघटन हुआ है। 1991 से पहले रसिया एक परिसंघ हुआ करता था, 1991 से पहले रसिया एक परिसंघ हुआ करता था, लेकिन रसिया अपना दादागिरी करने लगा, तो जो रसिया परिसंघ में छोटा छोटा देश था सब अपना स्वतंत्र हो गया, सब अपना अलग हो गया। कहा रसिया दादागिरी कर रहा, हम काहे मानेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जो परिसंघात्मक शासन प्रणाली होता है, इसमें कई छोटे छोटे देश आपस में बैठ करके, मिल करके, सामंजस्य बैठा करके परिसंघ का निर्माण करता है। केंद्र को कुछ शक्ति दे देता है, अगर केंद्र निर्वहन करता है तो परिसंघ चलते रहता है, अगर केंद्र दादागिरी करता है तो फिर सब अपना अलग हो सकता है, सब अपना अलग हो सकता है, मतलब छोटे छोटे देश जो है परिसंघ से अलग हो सकता है। 1991 से पहले रूस एक परिसंघ हुआ करता था, लेकिन 1991 में रूस के विघटन होने के बाद उसकी परिसंघात्मक शासन प्रणाली समाप्त हो गई। तो इसमें समस्त अधिकार राज्य के पास होता है, केंद्र के पास कोई अधिकार नहीं होता है। केंद्र के पास वही अधिकार होता है जो राज्य के द्वारा सौंपा जाता है, राज्य के द्वारा दिया जाता है, बस उतना ही होता है, उससे ज्यादा केंद्र के पास कुछ भी नहीं होता। यहां पर
केंद्र का विनाश हो जाता है लेकिन राज्य का विनाश कभी नहीं होता, राज्य का विनाश कभी नहीं होता। मतलब इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। इतना बात समझ में आया? आए समझ में आया है जी? समझ में आया है? आ गया है ना समझ में? यहां से आगे बढ़े तो अब एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि भारत क्या है? इस भारत में भी तो केंद्र है, राज्य है, भारत संघात्मक है, एकात्मक है, परिसंघात्मक है। भारत क्या है? क्या है भारत? भारत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है आपको एकात्मक शासन प्रणाली में आएगा। किस में आएगा? एकात्मक में आएगा। अब कहिएगा भारत एकात्मक में क्यों आएगा? इसका तरोताजा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि भारत एकात्मक है। देखिए, आजादी से पहले और आजादी के बाद, आजादी से पहले भी जम्मू कश्मीर का अस्तित्व था, आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर का अस्तित्व रहा है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर एक राज्य था। 1947 से लेकर के 2019 ईस्वी तक जम्मू कश्मीर राज्य था कि नहीं था? हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने अगस्त 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया और हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्र की मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने, गौर कीजिएगा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया और उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तो राज्य का यहां पर विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? राज्य से राज्य का दर्जा ही छीन लिया जा रहा है। मतलब आप जो हैं, आप लड़का हैं, लड़का होने का दर्जा ही आपसे छीन लिया जाएगा। तो आपका क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। और कौन छीन रहा है? केंद्र। मतलब केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है तब ना छीन रहा है जी। शक्ति है तब ना छीन रहा है। अगर शक्ति नहीं होता तो छीन पाता? नहीं ना छीन पाता। मतलब केंद्र भारत में केंद्र शक्तिशाली भारत में है या नहीं है? राज्य का विनाश, राज्य को जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीना जा रहा है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में केंद्र सर्वशक्तिमान है, राज्य के पास पावर है लेकिन सीमित पावर है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरी बात यह है कि कई सारी परिस्थितियों में जब आप आगे चल करके इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे तो कई सारी परिस्थितियां आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें समस्त शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाता, सब शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाता। जैसे आपातकाल, इमरजेंसी, या फिर छोड़िए इमरजेंसी को, गोली मारिए आप, ठीक है, आप यहां आइए। कोविड-19 के काल को याद कीजिए। कोविड-19 कुछ याद है? याद है ना जी? अच्छा, पूरे देश में कौन लॉकडाउन की घोषणा किया था? कौन किया था? टीवी पर आकर के, टीवी पर आकर कौन किए थे? मोदी जी किए थे ना जी। कि अलग अलग मुख्यमंत्री आकर के किया था कि लॉकडाउन लगता है। तो इस स्थिति में भी देखिए, जब स्थिति जो है विकट स्थिति हो गई,
आपातकाल की स्थिति हो गई तो केंद्र सरकार सब शक्ति अपने पास ले लेता, सब चीज केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो ये जो कोविड वाला स्थिति है, ये भी हमें यह दर्शाता है ना, ये भी हमें यह बताता है ना कि केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान है, हाँ या ना? अगर केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान नहीं होता तो मोदी जी टीवी पर आकर के थोड़े लॉकडाउन की घोषणा कर देते, अलग अलग राज्य सरकार अपना आकर के घोषणा करता। तो ये सब एग्जाम्पल आपको स्पष्ट कर रहा है भारत एकात्मक है या नहीं है, हाँ या ना? अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक है, संघात्मक है, भावना में एकात्मक है, रचना में संघात्मक है, रचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो भारत का संविधान है वह रचना में संघात्मक, रचना में संघ, भावना में एकात्मक, भावना में, क्योंकि संविधान की रचना को देखिएगा तो केंद्र सरकार का सब चीज अलग है और राज्य सरकार का सब चीज अलग है, लेकिन जब आपातकाल आ जाता है तो सब चीज केंद्र अपने में समाहित कर लेता है। बात समझ में आया? तो यहां पर जानते हैं, हे वाला जो बात है, ई वाला अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, ई वाला बात याद रखना बड़ी जरूरी है, ठीक है? और ई प्रश्न हम आपको भरोसा देते हैं कि ई सब चीज नहीं पढ़ाता है, समझ गए? खासतौर पर पटना का मास्टरवा तो नहीं है पढ़ाता है, अरे सही बता रहे हैं बकलोल, समझे? पटना का टीचर नहीं पढ़ाता है, हम तो पढ़ाते हैं, हम तो सब दिन क्वेश्चन बैंक देखते हैं, इसी वजह से हम पढ़ाते हैं। पहले ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, ठीक है? अब पूछा जाता है, तो इसको याद रखना जरूरी है।